हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम यूपीएस क्वेश्चन बैंक द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों का संपूर्ण यूनिट का अध्ययन करेंगे, जो कि राजनीति शास्त्र द्वितीय वर्ष के छात्र जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में अध्ययनरत व सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में अध्ययन छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज हम इसके पाँचों यूनिट का अध्ययन क्रमवाइज करेंगे। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सिलेबस भी दिया हुआ है, जिसका कोर्स कोड POL 201 है, जिसका टाइटल है भारत की राजनीतिक प्रक्रिया। आइए दोस्तों, अब हम इसी क्रम में अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहले लेसन। लोकतंत्र के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? राजनीतिक दलों का होना, नियमित चुनाव होना, उपयुक्त दोनों। इनमें से कौन है? उपयुक्त दोनों इसलिए क्योंकि अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो चुनाव कहाँ से होगा। यदि अगर नियमित चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र निरंकुश, लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन के कोई मतलब नहीं रहेगा। विश्व के अधिकांश देश के लोग किस शासन को पसंद करते हैं? लोकतंत्र। विश्व के अधिकांश लोग लोकतंत्र को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें जनता सर्वोच्च होती है। लोकतंत्र की विशेषता है जनता के शासन, लिखित संविधान, समानता का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। लोकतंत्र एक संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा चुनाव होना, जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव, वह अपने वोट का बखूबी प्रयोग करती है। इसमें यह समानता दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकता है, इसलिए इसका उत्तर उपयुक्त सभी होगा। कौन लोकतंत्र से मेल नहीं खाता? व्यक्ति विशेष की सत्ता। क्योंकि यदि कोई विशेष व्यक्ति या किसी विशेष पार्टी की हमेशा सरकार रहती है तो उसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा ही है कि जनता द्वारा चुने हुए लोग, जिसे कि जनता बार बार चुने। इसमें लोग बदलते रहते, कोई एक ही व्यक्ति विशेष रूप से सत्ता पे विद्यमान नहीं रह पाता। लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति, क्योंकि जनता ही सरकार को अपने प्रतिनिधियों का चुनकर भेजती है, जो कि सरकार बनाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में कौन सी कमी पाई जाती है? लोकतांत्रिक सरकार में कम कुशल व्यवस्था व सुस्त व्यवस्था, यही दोनों कमी पाई जाती है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि को एक बार चुन लेने के बाद वह 5 सालों तक उसी कुर्सी पर विराजमान रहते हैं और वह कम कुशल होते हैं तथा वे अपने कामों को अच्छी तरीके से पूर्ण नहीं करते। राजनीतिक सुधार का आकर्षक तरीका है कानूनी तरीके, क्योंकि अवैध तरीके से यदि आप राजनीति में सुधार लाना चाहते हैं तो वह गैर कानूनी होगा, जो कि संविधान जिसकी मान्यता नहीं देता है, इसलिए इसका कानूनी तरीके सही होगा। प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के सामने कौन सी चुनौती होती है? लोकतंत्र के सामने उसकी सबसे प्रथम चुनौती यह होती है कि लोकतंत्र को मजबूत रूप कैसे दिया जाए। आज भी लोग वोट डालने में भागीदारी अपनी सुनिश्चित तो करते हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा तो कहीं कम। ये इसलिए होता है क्योंकि लोगों में शिक्षा की कमी होती है, और जिससे कई बार ऐसे लोग भी चुनाव जीत जाते हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते। लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता जनता के हाथों में होती है, क्योंकि जनता हर साल चुनाव के टाइम अपना मत देकर उन्हें एहसास दिलाती है कि हम सर्वोच्च हैं। राजनीति की समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र के द्वारा हम किसी को सत्ता पे बिठा भी सकते हैं तो सत्ता से उतार भी सकते हैं। निम्न में कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है? अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, उपयुक्त सभी। इसमें होगा उपयुक्त सभी,
क्योंकि अमेरिका में भी चुनाव होता है, भारत में भी चुनाव होता है, पाकिस्तान में भी होता है, चुनाव होते हैं। इसलिए ये तीनों लोकतांत्रिक देश हैं। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जिसमें सरकार अथवा शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। इसलिए इसे जनता द्वारा जनता के ऊपर किया गया शासन कहा गया है। लोकतंत्र का अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास, क्योंकि वे ही आगे चलकर अपने में से एक नेता चुनते हैं जो कि प्रधानमंत्री बनता है और राष्ट्रपति मंत्री उन्हीं में से बनते हैं। किसने कहा है कि लोकतंत्र राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है? J.S. मिल। किसका कथन है? लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। इसका मतलब है कि इसमें नागरिक का सम्मान पूर्ण रूप से बना रहता है। लोकतंत्र के परिणामों का सही आधार है एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, क्योंकि सरकार को भी मालूम होता है कि यदि हम जनता के ऊपर अव्यवस्थित रूप से या गैर कानूनी रूप से शासन करेंगे तो अगली बार वह हमें वोट न देकर किसी अन्य को जिताएगी। इसलिए वह एक अच्छे शासन देने का प्रयास करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं का अध्ययन से पता चलता है कि लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं, क्योंकि कुछ लोग लोकतंत्र में ही पार्टी के नाम पर, रिश्तेदारी के नाम पर या फिर किसी अपने खास के बहकावे में आकर भी वोट दे देते हैं, तथा इसमें कुछ बुरे लोग कुछ अच्छे लोग दोनों के बीच सही मिलाप नहीं हो पाता है। निम्न में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का एक सूचक है? पंचायती राज, क्योंकि यह ग्रामीण स्तर पर होती है, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत आदि। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, क्योंकि यदि नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने प्रतिनिधि वोट का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वह वोट किसी न किसी रूप में अपने प्रतिनिधि को देंगे जो सही होगा। वह सरकार में पहुंचेगा तो उनके लिए अच्छा काम करेगा। निम्न में किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक है? सभी गैर लोकतांत्रिक शासन, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र, यहाँ अधिकार देने पड़ते हैं, कई तरीक़ों के काम करने पड़ते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक शासन में किसी एक पार्टी की सत्ता होती है और वह अपनी मनमर्जी शासन करता है तथा अपने साधनों का प्रयोग कैसे करना वह यह खुद स्वयं निर्णय करता है, जबकि लोकतंत्र में आपको विपक्ष की भी सुननी पड़ती है। निम्न में कौन सा कथन लोकतंत्र में आर्थिक लाभ के विवरण के संबंध में है? अमीरों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है और गरीबों की घट रही है। यह एक कटु सत्य है कि जो अमीर हैं वह और अमीर बनते जा रहे हैं तथा जो गरीब हैं वह और गरीब बनते जा रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, आज वही लोग सत्ता या चुनाव में उतर रहे हैं, जबकि गरीब लोग इस भागीदारी से दूर रहते हैं। वो तो वोट देना और राजनीति करना एक अलग ही भावना से उसे राजनीति को हीन भावना से देखते हैं। किस देश की आधी आबादी गरीबों में रहती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे कि भारत ने आज़ाद करवाकर उसे बांग्लादेश बनाया। इन मूल्यों में किसका लोकतंत्र में नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है? लिंग समानता। कौन सी शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंदिता को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक
प्रक्रिया विकसित करती है। लोकतांत्रिक शासन, इसमें यह होता है कि समाज का कोई एक वर्ग विशेष रूप से नहीं उभरता है, इसमें लगभग लगभग सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। निम्नलिखित में किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति है? भारत। भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। क सामाजिक लोकतंत्र, ख राजनीतिक लोकतंत्र। सही विकल्प का चयन करें। केवल ख, क ख दोनों, न क न ख, इसमें होगा केवल ख, जो कि इसमें बी दिया हुआ है। राजनीति की समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी लोकतंत्र है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस वर्ष लोकतंत्र की शुरुआत हुई? 1950, जहां से संविधान की शुरुआत होती है। बुनियादी चुनौती इनमें से कौन शामिल नहीं है? एक संप्रभु और कार्यात्मक राज्य के खिलाफ काम करना बुनियादी चुनौतियों में शामिल नहीं है। एक संप्रभु और कार्यात्मक राज्य के खिलाफ काम करने में लोकतंत्र को मजबूत करने की बहुत बड़ी चुनौती होती है। राजनीति में सुधारने के तरीकों के बारे में सोचना बहुत ही लुभावना है। कानूनी तरीके, दुनिया में कम से कम 1/4 देश को किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसी भी प्रकार की समस्या कठिनाई को चुनौती नहीं कहा जा सकता। राजनीति को सुधारने के तरीकों के बारे में सोचना बहुत ही लुभावना है। कानूनी तरीके, ये मिसप्रिंट हो गया है, जो कि दो बार क्वेश्चन हो गया है। जो ये 32, 33, 34, इसी को 35, 36 और 37 में कर दिया है, वो आप लोग देख लेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कानून लोगों को सरकार के कामकाज का पता लगाने का अधिकार देता है और लोकतंत्र के प्रहरी जैसा कार्य करता है? सूचना का अधिकार अधिनियम। इसके तहत आप जान सकते हैं कि आपका विधायक कैसा है, आपके गांव में कितना पैसा आ रहा है, किस काम के लिए कितना पैसा आया है। यह आप एक एप्लीकेशन डालकर या फिर ऑनलाइन के माध्यम से जान सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सूचना का अधिकार अधिनियम का सही प्रभाव नहीं दर्शाता? यह मौजूदा कानूनों की प्रतिबंधित करता है जो भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे कि यदि आप किसी भी रेड में पकड़ी गई धनराशि का सही आकलन आपको नहीं दिया जा सकता और आपको सुरक्षा संबंधी जितनी चीज़ है उसके बारे में आप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांग नहीं कर सकते कि हमको यह बताया जाना चाहिए। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं का अनुसूचित भाषाओं का दर्जा मिला है? 22। निम्न में कौन सा संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से नहीं है? सरकार का किसी एक स्तर से संविधान को एक तरफा बदला जाना। संघीय प्रणाली का मूल उद्देश्य है क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना व देश की एकता को सुरक्षित रखना। इनमें से कौन सा साथ रहकर संघ का उदाहरण नहीं है? स्विट्जरलैंड। बाकी सब साथ रह के संघ के उदाहरण। भारत राज्यों का संघ, बेल्जियम भी संघ है, स्पेन में भी संघ है। निम्नलिखित में कौन सात आकाश संघ का उदाहरण नहीं है? यूएसए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यहाँ दोहरे संविधान होते हैं। यूएसए का संविधान अलग होता है, जो कि इससे संबंधित जो देश है उनका संविधान एक अलग होता है, और ऐसे देशों में दोहरी नागरिकता की प्रवृत्ति पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन संघ सूची का विषय नहीं है? कानून और व्यवस्था। निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संघीय रूप है? ऑस्ट्रेलिया। भारत में संघवाद की प्रणाली को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? कनाडा। निम्न में कौन सा संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है? सीमा शुल्क,
कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति संपदा पर शुल्क। कृषि भूमि पर कर, ये कृषि भूमि पर कर जो संघ प्रमुख राजस्व स्रोत के अंतर्गत नहीं आता है। क्या भारतीय संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल किया गया है? नहीं, भारतीय संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संघ सूची में कितने विषय को शामिल किया गया है? संघ सूची में कुल 97 विषयों को शामिल किया गया है। राज्य सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? राज्य सूची में कुल 66 विषयों को शामिल किया गया है। दुनिया में कितने देशों में संघीय शासन की व्यवस्था है? दुनिया के 25 देशों में संघीय शासन की व्यवस्था है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों में परिवर्तन के लिए संसद की कौन सी विधि अपनाई जाती है? दोनों सदनों में 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों की विधानसभा की स्वीकृति द्वारा संघ राज्यों के बीच शक्ति परिवर्तन के लिए यह विधि अपनाई जाती है। संविधान की संघ सूची में सम्मिलित प्रमुख विषय हैं बैंकिंग और रेलवे, विदेशी मामले और डाक, प्रतिरक्षा, संचार। ये सभी संघ सूची के विषय में प्रमुख विषय हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के 2 या अधिक स्तर पाए जाते हैं, इन्हें संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। कौन सी विशेषता संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती है? शासन का एक ही स्तर संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाती है। बाकी शक्तियों का बंटवारा, यदि संघीय व्यवस्था होती 2 शासन होगा, शक्ति का बंटवारा होगा, 2 प्रकार की सरकारें होंगी, जैसे राज्य और केंद्र। जिस शासन व्यवस्था में स्तर एक ही होता है वह होता है एकात्मक शासन। संघीय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? देश की एकता को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना, क और ख दोनों विभिन्न समुदायों के बीच शक्तियों को साझा। देश की एकता को सुरक्षित रखना, बढ़ावा देना तथा क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। भारत में बहुदलीय पद्धति ही विशेषता है। राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जरूरी है। लोकतंत्र के कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? लोकतंत्र का कार्य संचालन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि कोई राजनीतिक दल ना हो। भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? राजनीतिक व्यवस्था। निम्न में कौन एक राजनीतिक पार्टी की घटक नहीं है? महिलाएं। निम्न में कौन लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एक साथ आते हैं? राजनीतिक दल। किसने चुनाव के समय पार्टियों द्वारा दीवार लेखन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा देता है? चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों के उदय का सीधा किसके उद्भव से है? प्रतिनिधि लोकतंत्र के। विभिन्न दलीय व्यवस्था की प्रमुख भारत में दलीय व्यवस्था और प्रमुख विशेषता में क्या अंतर है? विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रम में काफ़ी समानताएं हैं। अधिकांश दल प्रधानतः धर्म, भाषा व जाति पर आधारित हैं। विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दलों की भरमार है। भारत में उपयुक्त तीनों हैं। लोकतंत्र में कार्य संचालन किसके प्रभाव में असंभव है? राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र का कार्य नहीं हो सकता। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है। यदि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है तो वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम उसके 4 राज्यों में कुछ प्रतिनिधि जो कि विधानसभा या लोकसभा में होने चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो जबकि आम चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना मत प्राप्त हो? 4%। 2 प्रकार के मार्ग हैं जिनके माध्यम से संघों का गठन किया गया, ये कौन है? एक मार्ग में स्वतंत्र राष्ट्र शामिल हैं जो एक बड़ी इकाई बनाने के लिए साथ आती हैं।
दूसरा मार्ग वह है जहाँ एक बड़ा देश अपनी शक्तियाँ राज्यों सरकार के बीच विभाजित करने का निर्णय लेता है। उपर्युक्त दोनों। भारतीय संविधान के मूल रूप में इनमें किसके लिए प्रदान किया गया है? सरकार की दो स्तरीय प्रणाली। जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे कहा जाता है विकेंद्रीकरण। संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपा गया है संघीय संसद को। समवर्ती सूची में लिखे गए विषय पर अधिनियम बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों के पास होता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है। केंद्र के पास राज्य से ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं जिन्हें अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है। निम्न में किसमें संघीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है? ना चीन में, ना न्यूजीलैंड में, ना जापान में संघीय व्यवस्था नहीं है। उपर्युक्त सभी। निम्न में कौन एक साथ रहना संघों का उदाहरण है? भारत। सत्ता बंटवारे के किस रूप को आमतौर पर संघवाद के रूप से जाना जाता है? सत्ता का क्षैतिज विभाजन, मतलब कुछ शक्तियाँ राज्य को, कुछ केंद्र को, इनमें से कुछ राज्यों के लिए प्रमुख रूप से हो और कुछ केंद्र के लिए प्रमुख रूप से हो। भारत में पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मान्यता दी गई? 73वां संविधान संशोधन। विश्व में कौन से राज्य को सबको साथ लेकर पद्धति के रूप में संगठित है? भारत। राज्य सूची में विषय हैं 97। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47। संविधान में मौलिक रूप से कितने स्तरीय शासन की व्यवस्था है? त्रिस्तरीय शासन, जिसमें लोकसभा, राज्य, न्यायपालिका, कार्यपालिका व राष्ट्रपति। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1969 ईस्वी। भारत में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? पार्टी के शीर्ष नेता। कोई दबाव समूह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच किसके विस्तार हैं? राजनीतिक दल। भारत में कितने राजनीतिक दल चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं? 750 से अधिक। इसमें क्षेत्रीय व राष्ट्रीय दोनों दल शामिल हैं। निम्नलिखित में बहुदलीय प्रणाली का एक उदाहरण है? न्यूजीलैंड, भारत, कनाडा। उपयुक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, जो कि राजनीतिक दल नहीं है, कई दलों का समूह है। दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण। भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? जनता परिवार। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल है? सीपीआई, कांग्रेस। कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? अकाली दल। गांधीवाद समाजवाद किस राजनीतिक दल की विचारधारा है? भाजपा की। ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार किस राज्य में किया गया? केरल में। इनमें से कौन सा किसी भी देश की दलीय व्यवस्था के बारे में सही है? कोई भी देश अपनी दलीय व्यवस्था नहीं चुन सकता है। किसने भारतीय संघवाद को की सहयोगी संघवाद के रूप में प्रतिपादित किया है? ग्रानविल ऑस्टिन। लोकतंत्र व्यवस्था में सुधार कब होगा? जब जनसाधारण जागरूक होगा व प्रत्येक नागरिक लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझेगा। जब राजनीति में सभी अपनी योग्यता अनुसार भागीदारी निश्चित करेंगे, तब लोकतंत्र में व्यवस्था में सुधार होगा। वर्तमान समय में देश में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? 8। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। शब्द फेडरलिज्म फोरस से ग्रहण किया गया, किस भाषा से लिया गया है? लैटिन। संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता। जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है बहुलवादी। राज्य संघों का एक संघ है, यह किसने कहा? अरस्तु। कौन भारतीय संघ का लक्षण नहीं है? शक्तियों का विभाजन। लिखित संविधान संशोधन राष्ट्रपति का नेतृत्व।
यह भारतीय संविधान की व्यवस्था का लक्षण नहीं है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति बस नाम मात्र होकर सारा कार्यभार उनका प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट किस नाम से विश्लेषित किया जाता है? अर्धसंघवाद। निम्न में संघीय शासन की क्या विशेषता है? केंद्र व इकाई के बीच शक्तियों का विभाजन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था की स्थापना करने के लिए कौन सी समिति उत्तरदायी थी? बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया बलवंत राय मेहता द्वारा। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति थे बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? पंचायत समिति। पंचायती राज में संबंधित कौन सा कथन सही है? यह 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? 3। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय शासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक और जिला 3 त्रिस्तरीय संरचना। निम्न में कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? नगर परिषद। बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है पंचायती समिति। पंचायती राज संस्थाओं का संगठन 2 स्तर पर होने का सुझाव दिया अशोक मेहता समिति ने। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के रिपोर्ट आधार पर किया गया? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया? अशोक मेहता समिति। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? मंडली पंचायत व जिला परिषद की। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 1958। 1977 पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? अशोक मेहता। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है पंचायती राज की स्थापना। पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। पंचायती राज संस्थाओं का उत्तम स्तर कौन है? जिला परिषद। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है खंड विकास अधिकारी। पंचायती राज संस्थाओं को निम्नतम स्तर कौन है? ग्राम सभा व पंचायत। पंचायती राज की प्रधान समिति है दलगत राजनीति। जिला परिषद का मुख्य कार्य है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ग्राम पंचायतों की आय का कौन साधन है? संपत्ति, जानवर, वाहन कर, उपकर। कृषि आय पर कर राज्य सरकार द्वारा दिया गया योगदान। कृषि आय पर कर। निम्नलिखित में कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पीवीएन राव समिति। ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वरूप शासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे कहा जाता है? वी.आर. मेहता। 73वें संविधान संशोधन का अधिपालन करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कहाँ हुआ था? नागौर।
यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के भीतर निर्वाचन होंगे? 6 माह। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत कौन से हैं? मेला व बाजार कर। वर्तमान ग्रामीण शासन की संरचना किसकी अनुशंसा पर की गई हैं? बलवंत राय मेहता समिति। एक विकासखंड पर पंचायत समिति की होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि पर निर्भर हैं, सरकारी अनुदान पर। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1957। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? नागौर। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? राजनीतिक चेतना का विकास। खंड स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करारा निर्भर करता है? जिला अधिकारी, राज्य सरकार, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार। राज्य सरकार। स्थानीय संसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। सामान्यतः न्याय पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? सहयोगी सदस्य, संयोजित सदस्य, पदेन सदस्य, उपयुक्त सभी। पंचायत स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक। निम्न में कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 73वां। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के लिए। निम्नलिखित में कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तहसील स्तर। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय के स्रोत हैं सरकारी अनुदान। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली के प्राथमिक भाग हैं ग्राम पंचायत। पंचायत समिति के शासन प्रबंध का एक सरकारी अधिकारी करता है खंड विकास अधिकारी। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, राजीव गांधी, सिद्धार्थ दत्ता, उपर्युक्त सभी। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज की संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 5। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 29। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? नीति निर्देशक तत्व। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। दबाव समूह का कार्य है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दबाव समूह करता है। दबाव समूह राजनीतिक दलों में किस अर्थ से भिन्न होता है? वे सत्ता की पुनः प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते और जबकि राजनीतिक समूह ऐसा करते हैं। डी मैक्की ने दबाव समूह को परिभाषित किया है गुमनाम साम्राज्य के रूप में। किसने प्रशासक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन कहा है? एच.एम. फाइनर ने। दबाव समूह के उल्लेख सामान्यतः होता है विशेषित समूह के रूप में। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य अपने सदस्यों के हित में अभिवृद्धि करना होता है। निम्न में कौन सा एक दबाव समूह है? विश्व हिंदू परिषद, भारतीय यूनियन संघ, किसान संघ, उपयुक्त सभी। विश्व में संगठित दबाव समूह गठित होने का मुख्य कारण है समूहों का भारत में ना तो स्वतंत्र अस्तित्व और ना ही वह राजनीतिक स्वायत्त भूमिका का निर्वहन करते हैं। भारत में अनेक छोटे छोटे राजनीतिक दल ही दबाव समूह का कार्य करते हैं। भारत में संगठित राजनीतिक समूह जो राजनीति में सक्रिय है उनका कोई निश्चित विचार नहीं है। उपयुक्त सभी। गैर राजनीतिक संगठन भारतीय किसान यूनियन किस राज्य में सक्रिय है?
उत्तर प्रदेश। निम्न में कौन सा कथन दबाव समूह का अर्थ बोध कराता है? नीति संबंधी निर्णयों को नियंत्रित करने में प्रभाव डालने वाले समूह। निम्न में कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? CBI, FCI, EAC, INTUC, क्योंकि CBI ये केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, ये FCI ये एक उर्वरक कंपनी है, IAC ये भी एक सरकार की ही एजेंसी है, जबकि INTUC यह एक संगठन है। कौन से विचारक दबाव समूह को शैतान लाइविस्ट कहता है? BOK। दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है फाइनर ने। दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है हित अभिव्यक्तिकरण का। निम्न में कौन दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। अमांड ने दबाव समूहों का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 4। दबाव समूहों को लोकतंत्र का आवश्यक साधन किसने? मायरन वीनर। दबाव समूह को लॉबी किस देश में कहा गया है? अमेरिका। किस देश ने दबाव समूह को तीसरा सदन का किसने दबाव समूह को तीसरा सदन कहा है? हरमन फाइनर। सेना एक महत्वपूर्ण दबाव समूह है विकासशील राज्यों में। भारत ने प्रदर्शनात्मक या चमत्कारी दबाव समूह है उल्फा। दबाव समूह के निम्न लक्षण नहीं है। जनहित संवर्धन। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह अधिक पाए जाते हैं विकासशील राज्यों में। प्रेशर ग्रुप ऑफ इंडिया किसकी रचना है? माइनर विनर। वे समूह जो भीड़ व प्रदर्शन के रूप में अचानक ही प्रकट होते हैं वे कहलाते हैं प्रदर्शनात्मक समूह। राजनीतिक संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में दबाव समूह को सूचीबद्ध किसने किया? रॉबर्ट हल। सत्ता में अपनी पार्टी द्वारा समर्थकों को सरकारी ठेकों और नौकरियों में पुरस्कृत के प्रचलन को कहा जाता है इनामी प्रणाली। आजकल राजनीतिक क्षेत्र में श्रमिक संघ का काम करते हैं दबाव समूह के रूप में। इसका प्रारंभ दबाव समूह के रूप में हुआ, परंतु चलकर यह आज राजनीतिक दल बन गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें कौन सा दबाव समूह को राजनीतिक दलों के पीछे सक्रिय लोग बताता है जो वर्गहित की सिद्धि करते हैं? फेडरिक। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? लोकसभा की प्रथम आय। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के पद्धति के अनुरूप है? ब्रिटेन। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधित्व को चुनना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 324। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। उपचुनाव कराया जा सकता है कभी भी, जब सरकार गिर जाए तब उपचुनाव कराया जा सकता है 6 महीने के अंदर। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926। भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 1989। मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? 18 वर्ष। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। मुख्य चुनाव आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिशें की थी लोकसभा चुनाव के सरकारी निधियन की। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। ऑस्टिन रेनी ने मतदान व्यवहार को कितने आयामों में उल्लेख किया है? 2। भारत में लोकसभा के लिए कितनी निर्वाचित सीटें हैं? 543।
लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? भारत में प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष। भारत में किस चुनाव में एकल संक्रमण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? राज्यसभा। भारतीय चुनाव प्रणाली का दोष कौन सा नहीं है? निष्पक्ष चुनाव। निम्न में किसे आधुनिक लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है? दबाव समूह। लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? दबाव समूह। दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है सर्वव्यापक प्रकृति। दबाव समूह में तीसरे सदन के नाम को प्राप्त कर लिया। फाइनल। दबाव समूह का स्वभाव होता है अदृश्य सरकार के समूह अभिकरण के रूप में।